Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture of Production and Operations Management. The course code is MGT362. The course book is Operations Management 10th edition by Jay Heiser and Barry Randall. We are continuing today's lecture with chapter 6 which is on quality management. अभी तक हमने जो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर, हमने देख लिया है कि जी क्वालिटी होती क्या है, स्ट्रैटेजी पे किस तरह से वो इम्पैक्ट करती है। हमने ये भी देखा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर हमने कुछ फ़िलॉसफीज़ पढ़ ली या कुछ टेक्निक्स पढ़ ली, कुछ तरीके पढ़ लिए कि जी आप कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करो, सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंट करो तो क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, एम्प्लॉयज़ की एम्पावरमेंट करेंगे तो आपकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। इसी तरीके से आप बेंचमार्किंग करोगे तो उससे भी आप क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हो। फिर आखिरी चीज़ जो हमने अभी तक इस चैप्टर के अंदर पढ़ी है, जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जस्ट इन टाइम किस तरीके से जो आपकी क्वालिटी है उसको बेहतर करता है और आपकी जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है वो उसको भी कम करता है। यानी कि क्वालिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई पैसा लगाना पड़ता है ना, आपको कोई एफर्ट लगानी पड़ती है। तो किस तरीके से जस्ट इन टाइम अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो बहुत सारे जो क्वालिटी के मसाइल हैं वो हल होते हैं और आपकी ओवरऑल क्वालिटी की जो कॉस्ट है वो भी कम होती है। आखिरी जो लेक्चर था, इससे पहले वाला लेक्चर, उसके अंदर हमने अभी तक तगुशी कॉन्सेप्ट को सिर्फ उसकी हमने स्लाइड देखी थी मगर हमने उसको डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम तगुशी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं कि जी बेसिकली तगुशी कॉन्सेप्ट क्या है, इसने क्या बताया। तगुशी एक जापानीज़ साइंटिस्ट था, उसने किस तरीके से क्वालिटी को बेहतर करने की डिफरेंट तरीके बताए, हम आज उसको देखेंगे। आज के लेक्चर में हमने टूल्स भी डिस्कस करने हैं कि जी कौन से टूल्स हैं जिससे हम क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। इन टूल्स के अंदर जो हम देखेंगे डिफरेंट TQM के जो टूल्स हैं जिससे हम क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके अंदर हम देखेंगे कि जी चेक शीट्स ये क्या होती हैं, स्कैटर डायग्राम्स, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स, परेटो चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स देखेंगे, हिस्टोग्राम देखेंगे और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल देखेंगे। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था सिक्स सिग्मा जो है दैट हैज़ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, इसका बहुत सारा जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है वो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल से आता है। इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स हैं मगर प्रिडोमिनेंट पार्ट ऑफ सिक्स सिग्मा इज स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। ये सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, चेक शीट, स्कैटर डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स, परेटो चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी आप लोगों ने कवर किए होंगे। हिस्टोग्राम बेसिकली एक ख़ास तरह का टूल है जिससे आप एक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें से बहुत सारे चार्ट्स, अब फ्लो चार्ट्स हम इधर भी डिस्कस करेंगे और आगे भी जब हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ेंगे तो आगे भी फ्लो चार्ट्स की डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर यूटिलिटी है। परेटो चार्ट भी इसी तरीके से, इसकी भी डिफरेंट जगहों पे यूटिलिटी है मगर ये TQM के अंदर भी यूज़ होता है। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स, scatter plots, scatter diagrams, they are also used in other aspects of operations management but they have some implementation in TQM। और चेक शीट्स भी डिफरेंट कंडीशंस के अंदर यूज़ हो सकती हैं मगर वन ऑफ देयर यूज़ इज़ इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आज के लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि जी इंस्पेक्शन कब करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, किस चीज़ की करनी चाहिए, एट्रीब्यूट्स की करनी चाहिए, वेरिएबल्स की करनी चाहिए। तो हम ये भी देखेंगे कि जी व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद तगुशी कॉन्सेप्ट। तगुशी कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है? इंजीनियरिंग एंड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन मेथड्स टू इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिज़ाइन। अब तगुशी concept is basically engineering and experimental design. Engineering and experimental design methods to improve product and process design
It identifies the key component and process variables affecting product variation. इसका जोर जो है पूरे का पूरा तगुशी की जो बेसिक फिलॉसफी है वो ये है कि जी जो क्वालिटी आपकी किसी प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी है, इट इज़ रिजल्ट ऑफ पुअर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिज़ाइन. आपका प्रोसेस किस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है, आप जो काम कर रहे हो उसको किस तरीके से कर रहे हो, और जो आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है उसको किस तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर वो अच्छा डिज़ाइन और अच्छा प्रोसेस नहीं होगा तो ज़ाहिरी बात है क्वालिटी के इश्यूज आएंगे. अगर आपका ऐसा डिज़ाइन हो जिसके अंदर इनहेरेंटली कोई वीकनेस होगी तो ज़ाहिरी बात है जब आप उस चीज़ को बनाओगे तो उसकी क्वालिटी ख़राब होगी. तो आपको अपनी प्रोडक्ट का डिज़ाइन ऐसा करना है कि जी उसके अंदर क्वालिटी के इशू कम से कम आए. अब ज़ाहिरी बात है एट दिस स्टेज क्या इश्यूज होते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर, दे आर बियॉन्ड दी स्कोप कि जी हम इसको इस लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस करें. मगर बेसिकली तगुशी के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे कि जी किस तरीके से आपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, किस तरीके से प्रोसेस को डिज़ाइन करना है. ठीक है, तो ये ज़्यादातर फोकस करता है प्रोडक्ट और प्रोसेस डिज़ाइन पे, और सारे क्वालिटी इश्यूज को कहता है कि ये हमेशा इसी वजह से आते हैं कि जो प्रोसेस ऐसा है या प्रोडक्ट का डिज़ाइन ऐसा है जिसकी वजह से क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं. तगुशी ने एक और चीज़ जो कही है कि जी आप जो कॉज है प्रॉब्लम का उसको हल करने के बजाय आप जो उस कॉज की वजह से अफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करें. कि अगर आपकी एक मशीन जो है वो कंसिस्टेंटली एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या एक कंसिस्टेंटली उसकी एक कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है कि जी लेट्स से आपकी एक ड्रिलिंग मशीन है वो 1 इंच से कम का सुराख मुश्किल से करती है, या आपके जो टूल्स हैं वो कंसिस्टेंटली 1 इंच से कम का सुराख नहीं कर सकते, तो आपने किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है कि जी उसके अंदर 1 इंच से कम का कोई सुराख हो ही ना. इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है. या अगर कोई और ऐसा मसला आ रहा है कि जी आपकी मशीन्स की कैपेबिलिटी नहीं है तो आप प्रोसेस को ऐसे डिज़ाइन करो, उसके साथ लोग, उस मशीन के साथ लोग ऐसे रखो जो उस वजह की, जो उसका कॉज है ना, कॉज को हल ना करें, जो उसका अफेक्ट हो रहा है, जो उस प्रॉब्लम की वजह से जो उसका अफेक्ट पड़ रहा है प्रॉब्लम पे, उसको किस तरीके से उस अफेक्ट को मिनिमाइज कर दें. कॉज तो अब एक ऐसे भी हो सकते हैं ना कि दे माइट भी, आप उस कॉज को सही कर सकते हो और बाज़ दफ़ा वो कॉज सही नहीं हो सकता. तो तगुशी का पूरा जो स्ट्रेस था वो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिज़ाइन पे है और कहता है कि जी आप कॉजेस पे ज़्यादा फोकस ना करें, उन कॉजेस की वजह से जो इफ़ेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं उन इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि जो आपकी प्रोडक्ट हो वो हमेशा सही हो, वो हमेशा ऑन टारगेट हो. ठीक है, इसने 3 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं. एक कॉन्सेप्ट दिया है क्वालिटी रोबस्टनेस का, दूसरा कॉन्सेप्ट इसने क्वालिटी लॉस फंक्शन का दिया है, और तीसरा जो इसने कॉन्सेप्ट दिया है वो टारगेट ओरिएंटेड क्वालिटी का दिया. टारगेट ओरिएंटेड, नॉट सर्टन, जो कह सकते हैं कि जी ये नहीं कहा कि जी आपने इन लिमिट्स के अंदर बनाना है, इसने कहा है इस टारगेट पे बनाना है. ठीक है, हम इसको देखते हैं कि जी इनिशियली इनकी क्या, लेट्स स्टार्ट कि जी क्वालिटी रोबस्टनेस का क्या मतलब होता है, क्वालिटी लॉस फंक्शन इसने क्या दिया, और ये जो टारगेट ओरिएंटेड कह रहा है इसका क्या मतलब है, ये हम आगे देखेंगे. मगर एट दिस स्टेज इट इज़ सफिशेंट कि जी आप तगुशी ने जो बेसिक फिलॉसफी दी है वो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिज़ाइन पे दिया. ठीक है, और इसने कहा है कि जी आप कॉजेस को हल करने पे इतना वो ना करें, स्ट्रेस ना करें, मगर जो उन कॉजेस की वजह से अफेक्ट्स होते हैं उन अफेक्ट्स को आप अच्छे तरीके से मैनेज कर लें तो आप उन कॉजेस
की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आप मिटिगेट कर सकते हो या उनको काउंटर कर सकते हो। क्वालिटी रोबस्टनेस क्या होती है? एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स यूनिफॉर्मली इन एडवर्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, रिमूव द इफेक्ट ऑफ एडवर्स कंडीशंस। ठीक है, स्मॉल वेरिएशन इन मटेरियल एंड प्रोसेस डू नॉट डिस्ट्रॉय द प्रोडक्ट क्वालिटी। एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स यूनिफॉर्मली, आप जो चीज बना रहे हो उसको हमेशा एक टारगेट ओरिएंटेड या यूनिफॉर्म चीज बना रहे हो। आपके प्रोसेस के अंदर कोई भी वेरिएशन आ रही हो मगर जो आप प्रोडक्ट उससे निकाल रहे हो वो हमेशा यूनिफॉर्म है। इन एडवर्स, इन मुश्किल कंडीशंस के अंदर जहां मैन्युफैक्चरिंग में भी मुश्किल आ रही है या एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स भी कोई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, किस तरीके से? बेसिकली इसने कहा है कि जी आपका प्रोसेस तो उसके अंदर नेचुरल वेरिएशन होंगी, कुछ ना कुछ उसकी कैपेबिलिटीज होंगी। आप लोगों को जिनको यूज कर रहे हो, सर्विस के अंदर जो लोग यूज कर रहे हो, उनकी कोई ना कोई वीकनेसेस या उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होंगी। आप अपने प्रोसेस को इस तरह से डिजाइन करो कि आप अपने जो कस्टमर को जो चीज प्रोवाइड कर रहे हो वो टारगेट पे हो। अब आपके पास लेट्स से कि जी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड करने में आपके पास 3-4 लोग हैं और उन 3-4 लोगों में से 1-2 लोग ऐसे हैं जो दे आर बिलो एवरेज, या वो जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको ऑन टाइम डिलीवर नहीं कर सक रहे। तो आप इसका क्या हल कर सकते हो? आप उन लोगों को रीस्केड्यूल कर दो उस टाइम पे जब आपको उस सर्विस की रिक्वायरमेंट इतनी, यानी कि सुबह के वक्त नहीं तो शाम के वक्त कर दो, ताकि शाम के वक्त कम रिक्वायरमेंट होगी तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। तो आपने प्रोसेस को इस तरह से रीडिजाइन करना है कि जो वेरिएशन आ रही है उसके अंदर उनके जो इफेक्ट्स हैं वो मिटिगेट हो जाए। कॉजेस तो हैं, कॉजेस तो होंगे, हमेशा होंगे। आपके पास ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जो अच्छा काम नहीं कर सकते या जो डिजायर्ड उनसे एक्टिविटीज मांगी जा रही हैं वो नहीं कर सकते या उनकी कैपेबिलिटी में नहीं है। तो आप उनके इफेक्ट्स को किस तरह से मिटिगेट कर सकते हो? उन लोगों को रीस्केड्यूल करके या ऐसे टाइम पे जब वो उस चीज को प्रॉपरली डिलीवर कर सकें। तो बेसिकली इसकी कॉन्सेप्ट या इसकी जो फिलॉसफी है तगुशी की ये है। ठीक है, इट रिमूव्स द इफेक्ट्स ऑफ एडवर्स कंडीशन। आपने जो आप डिफरेंट इफेक्ट्स आ रहे हैं उनको रिमूव करना है डिफरेंट कंडीशंस की वजह से। एंड स्मॉल वेरिएशन इन मटेरियल एंड प्रोसेस डू नॉट डिस्ट्रॉय द प्रोडक्ट क्वालिटी, कि जो भी वेरिएशन आ रही है मटेरियल और प्रोसेस के अंदर, इट शुड नॉट डिस्ट्रॉय द प्रोडक्ट क्वालिटी। आपने इस वेरिएशन को इस तरीके से मैनेज करना है, इस तरीके से प्रोडक्ट डिजाइन करना है, प्रोसेस डिजाइन करना है कि आपके जो क्वालिटी के अंदर वेरिएशन हो वो कम से कम हो। अब जाहिरी बात है ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि दे आर वेरी स्पेसिफिक टू वेरी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के साथ स्पेसिफिक है। ठीक है, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। मगर एट दिस स्टेज हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जी TQM को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, क्वालिटी को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, तगुशी के कॉन्सेप्ट से भी मैनेज कर सकते हो, मगर इट रिक्वायर्स अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क फोर्स या सर्टेन काइंड ऑफ प्लानर्स हु हैव बैकग्राउंड कि वो बेहतर कर सकें किसी प्रोसेस को। ठीक है, इसकी ये कंस्ट्रेंट है कि जी अगर आपको तगुशी कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं तो उसके लिए आपको अच्छे क्वालिफाइड लोग जो प्रोडक्ट डिजाइन और प्रोसेस डिजाइन को समझते हैं वो ही करें। जो दूसरी चीज तगुशी ने दी थी, एक तो उसने क्वालिटी रोबस्टनेस का कॉन्सेप्ट दिया था कि जी आपने हमेशा ऐसी चीज बनानी है डिस्पाइट द चेंजेस इन वेरिएशन इन प्रोसेस एंड वेरिएशन इन ह्यूमन रिसोर्सेज, कि जी आपकी जो प्रोडक्ट है वो हमेशा टारगेट पे बने। दूसरी चीज इसने दी थी लॉस फंक्शन, shows the cost increase as the product moves from what the customer wants. Costs include customer dissatisfaction, warranty and service, internal scrap and repair, and cost to the society. जो तीसरी चीज इसने दी थी वो थी टारगेट ओरिएंटेड क्वालिटी,
कि इसने ये नहीं कहा था कि आपने इस रेंज के अंदर प्रोडक्ट बनाओगे तो ओके, इसने कहा था आपने हमेशा एक टारगेट पे बनानी है। और ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो क्वालिटी लॉस फंक्शन का और जो टारगेट ओरिएंटेड क्वालिटी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और हम अभी देखते हैं किस तरीके से रिलेट करते हैं। तो शोज द कॉस्ट इंक्रीज एज द प्रोडक्ट मूव्स फ्रॉम व्हाट द कस्टमर वांट्स। अब ये दोनों जो फंक्शन है, जो दोनों कॉन्सेप्ट तगुशी के, क्वालिटी लॉस फंक्शन एंड टारगेट ओरिएंटेड क्वालिटी एंड क्वालिटी लॉस फंक्शन, जो तगुशी के फिलॉसफी से निकले हैं। तगुशी ने कहा है कि आपने हमेशा एक टारगेट पे चीज बनानी है, कस्टमर को जो चाहिए वो ये है, ठीक है। डिस्पाइट वेरिएशन, प्रोसेस के अंदर वेरिएशन आ रही है, मगर आपने एक टारगेट पे चीज बनानी है। आप जितना उस टारगेट से दूर जाओगे तो उतनी ज्यादा आपकी क्वालिटी की लॉस होगा, और वो क्वालिटी का लॉस किस तरीके से हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, वो इस रिलेशनशिप से कर सकते हैं जिसको कहा जाता है तगुशी क्वालिटी लॉस फंक्शन। L इज इक्वल टू D²C। L इज द लॉस टू द सोसाइटी, डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ डेरिवेशन, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ डेरिवेशन के अंदर अभी डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं हमने देखी है ना, कि जी कॉस्ट इंक्लूड कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, वारंटी एंड सर्विस, इंटरनल स्क्रैप्स एंड रिपेयर एंड कॉस्ट टू द सोसाइटी। अब इसका जो लॉस फंक्शन है वो इन सारी चीजों को कवर करता है। उसने कहा है कि यू हैव टू मेक इट ऑन टारगेट, और आप इस टारगेट से जितना दूर जाओगे, इस तरफ या इस तरफ, तो उसका एक लॉस फंक्शन होगा, और वो आप क्वांटिफाई कर सकते हो इस रिलेशनशिप से, ठीक है। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, उस रिक्वायरमेंट से जितना दूर जाओगे तो उतना ज्यादा लॉस होगा। वो लॉस कॉस्ट के अंदर भी हो सकता है या लॉस टू दी सोसाइटी में भी हो, लॉस टू दी ओवरऑल सोसाइटी। अब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो ओवरऑल सोसाइटी में यूज हो रही है ना, आप अपने कस्टमर में यूज कर रहे हो, आपका नुकसान, आपके कस्टमर का नुकसान, पूरी सोसाइटी का नुकसान है ना। तो उसने इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नुकसान निकाला हुआ है कि जी ओवरऑल नुकसान कितना होगा, ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि जी कस्टमर को इतना नुकसान होगा, पूरी सोसाइटी को कितना नुकसान होगा। अगर आप इनएफिशिएंट चीजें बना रहे हो या खराब चीजें बना रहे हो तो पूरी सोसाइटी को उससे क्या नुकसान होगा, उसको उसने रिलेट किया है। उसने ये नहीं रिलेट किया कि आपको कितना नुकसान हो रहा है या आपके कस्टमर को कितना नुकसान हो रहा है। तीसरा जो उसका कॉन्सेप्ट है वो टारगेट ओरिएंटेड क्वालिटी है, ठीक है। जो टारगेट ओरिएंटेड क्वालिटी और जो कन्फॉर्मेंस ओरिएंटेड क्वालिटी, इसमें क्या फ़र्क है। ट्रेडिशनली जो इंस्पेक्शन की जाती है या क्वालिटी मैनेजमेंट की जाती है, वो चीज़ों की देखी जाती है कि जी उसकी इतनी लेंथ है। अगर आपने 15 इंच का एक लेट से कि जी प्रोडक्ट बनानी है, एक डंडा बनाना है लोहे का, ठीक है, 15 इंच का। अब डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन होती है कि जी +-1, कि अगर वो 14 का भी है तो एक्सेप्टेबल है, 16 का भी है तो एक्सेप्टेबल है, मगर 15 का उसकी डिजाइन स्पेसिफिकेशन है। तो ये जो है ना +-1, ये इसकी अगर आप देखें तो किसी भी इंजीनियरिंग डिजाइन के अंदर +- उसकी कुछ टॉलरेंसेस दी हुई होती हैं। तो ये कन्फॉर्मेंस ओरिएंटेड क्वालिटी होती है कि ठीक है यार, 14 का भी एक्सेप्टेबल है, 16 का भी एक्सेप्टेबल है, मगर जो टारगेट वैल्यू है वो 15 है। तगुशी कहता है कि नहीं, आपने कन्फॉर्मेंस ओरिएंटेड क्वालिटी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इट्स अ सिंपलिस्टिक व्यू, और अगर आपके कस्टमर को 15 इंच का डंडा, लोहे का डंडा चाहिए, उसको 14 का मिल गया, तो जो लॉस है वो ओवरऑल क्या होगा, वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट तो कर लेगा, मगर ओवरऑल लॉस वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा आपका कस्टमर। तो ओवरऑल डिससेटिस्फैक्शन ऑफ अ कस्टमर इज आल्सो अ लॉस टू द सोसाइटी। तो वो कहते हैं नहीं, आपने हमेशा टारगेट पे बनानी है। डिस्पाइट द वेरिएशन इन प्रोसेस यू हैव टू मेक द प्रोडक्ट ऑन टारगेट, और अगर टारगेट पे नहीं बनाओगे तो एब्सोल्यूट लॉस किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसने लॉस फंक्शन दे दिया। तो तगुशी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्वालिटी रोबस्टनेस का है कि डिस्पाइट एनी कंडीशन यू हैव टू मेक द प्रोडक्ट एज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर, और उस प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी बहुत अगर प्रोसेस के अंदर वेरिएशन आ रही है तो आपने प्रोसेस को इस तरीके से कंट्रोल करना है कि वो हमेशा टारगेट पे ही बने, ठीक है। उसके अंदर जितनी वेरिएशन आ रही है आपने उन वेरिएशन को कंट्रोल करना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज उसने दी थी वो कहा था क्वालिटी लॉस फंक्शन, कि जी आप लॉस को किस तरीके से
क्वांटिफाई कर सकते हो कि अगर आप कोई काम गलत कर रहे हो तो ओवरऑल वो लॉस आप किस तरह से क्वांटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज जो उसने दी थी वो उसने कहा था कि यू हैव टू हैव अ टारगेट ओरिएंटेड क्वालिटी, नॉट कन्फॉर्मेंस ओरिएंटेड क्वालिटी। तो सारी की सारी जो तेगुशी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये हैं। जाहिर बात है तेगुशी के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इट रिक्वायर्स अ सर्टेन एक्सपर्टीज इन इंजीनियरिंग, इन प्रोसेस डिजाइन, इन प्रोडक्ट डिजाइन। तो ये जाहिर बात है ये चीज़ें हमें ज़रूरत होंगी, मगर हम अगर तेगुशी कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे ओवरऑल क्वालिटी मैनेजमेंट या क्वालिटी आपकी बेहतर हो सकती है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या क्वालिटी मैनेजमेंट आपकी बेहतर हो सकती है। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। आपके पास ऐसे टूल्स हैं जो आइडियाज जनरेट करने के लिए यूज होते हैं। देयर आर टूल्स फॉर जनरेटिंग आइडियाज, देयर आर टूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग डाटा। अब आपको याद हो तो मैंने इंट्रोडक्शन में ये सारे टूल्स आपको बताए थे, पेरेटो चार्ट, फ्लो चार्ट, स्कैटर डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स, चेक शीट्स। अब नॉर्मली ये जो सारे टूल्स हैं दे आर यूज्ड टू जनरेट आइडियाज, ठीक है। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, व्हाट हाउ कैन यू से कि जी इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम देखते हो। स्कैटर डायग्राम आपको बताती है दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि यार इसकी वजह से ये चीज खराब हो रही है, ठीक है। तो ये आइडिया जनरेशन के अंदर यूज होते हैं। और देयर आर सम टूल्स विच आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डाटा, और इधर से भी जरूरी नहीं है कि इन टूल्स से आप आइडियाज जनरेट नहीं कर सकते, इनसे भी कर सकते हो, मगर प्रीडोमिनेंटली ये टूल्स जो हैं दे आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द डाटा। ऑर्गेनाइजेशन, आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा यू कैन आइडेंटिफाई कि जी क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन चीज़ों को हल करना है, किन चीज़ों को बेहतर करना है, किन चीज़ों को कोई ज़रूरत नहीं है बेहतर करने की, दे आर ओके एज दे आर। और तीसरे जो टूल्स हैं दे आर टूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर प्रॉब्लम कोई आ रही है तो उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से उसको आइसोलेट करना है पूरे ओवरऑल सेट ऑफ डाटा में से, वो आपको ये टूल्स बताते हैं। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल एंड हिस्टोग्राम। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल हम बहुत उसमें पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे 6S के अंदर, सप्लीमेंट चैप्टर ऑफ 6। अच्छा जी, चेक शीट्स क्या होती हैं? चेक शीट्स आर बेसिकली डिजाइन टू रिकॉर्ड सम काइंड ऑफ डाटा, ठीक है। एक शीट होती है, उसके अंदर, इसके अंदर अगर आप देखो तो आर्स और डिफेक्ट्स A, B, C, ठीक है। डिफेक्ट्स की कुछ टाइप्स हैं। इस अगर आप एक लेट से कि जी रॉड बना रहे हो जिसकी लेंथ 15 होनी चाहिए और उसकी जो थिकनेस है वो 1 इंच होनी चाहिए, तो आपके पास अगर इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी इससे तो लेट्स से कि जी इट्स अ डिफेक्ट टाइप 1, अगर इसकी लेंथ ज़्यादा होगी इससे तो इट्स अ डिफेक्ट टाइप B। तीसरी कोई और टाइप ऑफ डिफेक्ट अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो वो CDE है, ठीक है। तो बेसिकली जो चेक शीट होती है ना, वो आपको रिकॉर्ड करने के लिए, डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए की जाती है कि जी पहले घंटे में इस तरह के डिफेक्ट्स 3 दफा हुए, दूसरे घंटे में इस तरह के डिफेक्ट 1 दफा हुआ, चौथे में 1 दफा हुआ, 7वें में 3 दफा हुए, 8वें में 1 दफा हुआ। इस तरह के डिफेक्ट्स जो हैं पहले घंटे में ज्यादा हुए, 2 हुए हैं, और फिर 7वें 8वें घंटे में ज्यादा हो रहे हैं। इसी तरह इस तरह के डिफेक्ट्स जो हैं वो दूसरे घंटे में और फिर 7वें 8वें घंटे में ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या एवेल्युएट कर सकते हैं या क्या इन्फर कर सकते हैं? इससे हम पैटर्न्स निकाल सकते हैं कि यार देखो पहले 2 घंटों में और आखिरी 2 घंटों में डिफेक्ट्स का रेट बढ़ गया, क्या वजह है? तो ये आपने एक आइडिया जनरेट कर लिया, यार कोई ना कोई प्रॉब्लम पड़ रही है, किसी वजह से आपके पास डिफेक्ट पहले घंटे में ज्यादा आ रहे हैं, आखिरी घंटों में ज्यादा आ रहे हैं। तो फिर आप जाके देख सकते हो क्या ये मशीन प्रॉब्लम है, ह्यूमन प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। तो वो सारी की सारी इस तरीके से आपको पता चल जाता है। दरमियान में प्रोसेस सही चल रहा है मगर शुरू और आखिर में उसकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यू कैन
सी के जी एक पैटर्न निकल रहा है कि कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक सिर्फ शीट होती है, उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन आप नोट कर सकते हो। नॉर्मली अगर हो तो उसको इस तरह से जितनी दफ़ा वो होती है तो उसके लिए एक लाइन लगा दी जाती है, ठीक है। नॉर्मली 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जिस तरीके से आप डालना चाहते हो, आप 1 2 3 डालना चाहते हो, 1 2 3 इस तरह से सिंगल लाइन लगाना चाहते हो। मगर ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन को, एक डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है चार्ट शीट। अब दूसरा जो टूल है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, उसको कहा जाता है स्कैटर डायग्राम। इसको स्कैटर प्लॉट भी नॉर्मली कहते हैं। ये एक्सेल के अंदर भी बड़े इजीली बन जाता है स्कैटर प्लॉट। इट ग्राफ a graph of the values of one variable versus another variable। एक वेरिएबल आपके पास ये है, दूसरा वेरिएबल आपके पास ये है, ठीक है। अब आप दो वेरिएबल्स के दरमियान में कोई रिलेशनशिप देखना चाहते हो तो इस तरह की जो चीजें थी हमने पिछले चैप्टर के भी अंदर पढ़ी थी। हमने क्या किया था, रिग्रेशन एनालिसिस किया था ना। रिग्रेशन एनालिसिस में भी हम क्या करते थे, एक लाइन को फिट करते थे डिफरेंट डाटा पे। तो वो अगर आपने दो वेरिएबल्स के दरमियान में कोई रिलेशनशिप देखना है तो आप उसको प्लॉट कर देते हो स्कैटर डायग्राम। आपको ये भी याद होगा कि जी कोरिलेशन का हमने कॉफिशिएंट पढ़ा था। कोरिलेशनशिप का कॉफिशिएंट अगर 1 हो तो वो जो सारे पॉइंट्स होते हैं वो उस लाइन पे, -1 हो तो वो नीचे की तरफ होते हैं, +1 हो तो वो सारे उस लाइन पे हो रहे होते हैं। जितना जितना वो लाइन, वो जो डॉट्स होते हैं वो लाइन से दूर जाना शुरू हो जाते हैं तो आपकी आर की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। और जब आर की वैल्यू 0 पे होती है तो देयर इज नो रिलेशनशिप। मैंने आपको बताया था क्लाउड फॉर्मेशन होती है। ऊपर भी उतने डॉट्स होते हैं, नीचे जितने हैं, साइड पे भी, दाएं साइड पे भी इतने होते हैं जितने बाएं साइड पे, तो क्लाउड फॉर्मेशन होती है। तो आपको स्कैटर प्लॉट से पता चल जाता है या स्कैटर डायग्राम से पता चल जाता है कि दो चीजों के दरमियान में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है। अब आप देख लें कि जी एक बंदे की या डिफरेंट वर्क फोर्स की एब्सेंटीज़म जितनी ज़्यादा बढ़ती है तो उसके साथ उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। अब ये तो हम सारों को पता है, एक ऑलमोस्ट जनरल इंफॉर्मेशन है कि जितना आप कम आओगे उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो ये स्कैटर प्लॉट से आपको पता चल रहा है कि जी जब आप दो वेरिएबल्स को प्लॉट करोगे तो आपके पास आइडिया आ जाएगा कि ये इनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप है। जब आप इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड कर लोगे तो फिर आप उसको हल करने की कोशिश कर सकते हो। जिस तरह अभी हमने पहले केस पढ़ा था कि जी डिफेक्ट्स आ रहे हैं, पहले 1 घंटे में 2 घंटे में ए और बी टाइप के डिफेक्ट्स आ रहे हैं। तो फिर आप देखोगे कि जी मशीन की क्या, अगर लेट से कि जी वो मशीन बना रही है तो मशीन की क्या सेटिंग्स हैं, मशीन के अंदर टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, और फिर आप डिफरेंट वेरिएबल्स को प्लॉट करके देखोगे कि उनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप आ रहा है। अगर कोई रिलेशनशिप आ रहा है तो फिर आप कहोगे यार इसकी वजह से ये प्रॉब्लम पड़ रही है, तो इस वजह को आपने हल करना है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, नाम कॉज एंड इफेक्ट, किस चीज की वजह से कुछ ना कुछ हो रहा हो, ठीक है। किस चीज की वजह से कॉज कुछ ना कुछ हो रहा हो, उसका इफेक्ट क्या है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। अ टूल दैट आइडेंटिफाइज प्रोसेस एलिमेंट्स दैट माइट अफेक्ट एन आउटकम। अब हमने तरगूशी में क्या कहा था, हमने कहा था उस अफेक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करो डिस्पाइट एनी वेरिएशन इन दी प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस के अंदर कोई भी वेरिएशन आ रही है वो किसी कॉज की वजह से आ रही है, आपने उसके अफेक्ट को मिटिगेट करना है, ठीक है। तरगूशी ये कहता था। अब इस तरीके से इस डायग्राम से हमें पता चल जाता है किस चीज की वजह से क्या क्या मसला हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली किसी भी प्रोसेस के लिए हम इस तरह की कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाते हैं। ये इफेक्ट है ओवरऑल, इसको फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं, इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। आप फिशबोन इसलिए कहते हैं कि जी इसकी जो शक्ल है वो फिश के स्केलेटन की तरह है, मछली का जो ढांचा होता है ना उस तरह की है। ये मछली का सर है और ये उसका ढांचा। अब नॉर्मली ये लाइंस जो होती है ना ये हमेशा इस तरह से एक स्पेसिफिक एंगल पे लगी होती हैं, ठीक है।
इसकी अगर ये आपका प्राइमरी कॉज है, ये आपका सेकेंडरी कॉज है, अगर मैं ऐसे एक और बना देता हूँ वो टर्शरी कॉज बन जाएगा। ठीक है, हमेशा इसी तरह से ये टर्शरी कॉज, फिर टर्शरी के बाद फोर्थ डिग्री कॉज, फिफ्थ, सिक्स, जितना आपने इसको लेके जाना है। नॉर्मली सेकेंडरी तक ही जाया जाता है, टर्शरी तक लेके जाना है तो ले जाएं। नॉर्मली आपको बताते हैं कि कॉज कि जी इस वजह से मेथड कोई ख़राब है, मटेरियल की ख़राबी है, मैन पावर की ख़राबी है, या मशीनरी की ख़राबी है। मशीनरी की ख़राबी में कॉजेज़ ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, डिफरेंट कॉजेज़। मेथड की ख़राबी में ये कॉजेज़ हो सकते हैं, इस कॉज की वजह से इस कॉज की ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट कॉजेज़ को प्लॉट करने का एक तरीका बताता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम होगी, आप कहोगे मुझे ये वाली प्रॉब्लम पड़ रही है, वो आप इफेक्ट देखोगे यार इस इफेक्ट पे कौन कौन से पॉसिबल कॉजेज हैं। आप जाके पे देखोगे मटेरियल कॉज तो नहीं है, मेथड कॉज तो नहीं है, या मैन पावर। अब ये जो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स होती है ना, नॉर्मली ये एक्सपर्ट्स बनाते हैं, प्रोसेस, जिन्होंने प्रोसेस डिज़ाइन किया है, जिन्होंने आपकी मशीनरी डिज़ाइन किया है, जिन्होंने आपकी जो ओवरऑल प्रोसेस है उसको डिज़ाइन किया है, या जो आपको मटेरियल दे रहे हैं, तो वो अपनी अपनी एक कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, आप जिससे मटेरियल ले रहे हो उससे मांगो कि जी मुझे इस मटेरियल के कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स दो कि इस मटेरियल के साथ ये होता है, वो किस वजह से होता है, वो आपको दे देगा कि जी कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम ऑफ मटेरियल। जो आपको मशीनरी दे रहा है, आप उससे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम मांगोगे, इस मशीन में ये खराबी किस वजह से आती है। आप मैन पावर जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम दे सकते हैं कि जी हमारे ये लोग जो हैं ये इस वजह से काम खराब करते हैं, अगर इनको आप प्रॉपर पे नहीं दोगे, इनको प्रॉपर एनवायरनमेंट ऑफ वर्किंग नहीं दोगे, अगर इनको छुट्टी नहीं दोगे, तो इस तरीके से कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। इसी तरह मेथड्स का भी होता है कि जी आपने एक मशीनरी यूज कर रहे हैं, उस मशीनरी को किस तरीके से यूज करोगे तो उसके अंदर मेथड्स आ जाते हैं। अगर आप उसको इस तरीके से यूज करोगे तो ये प्रॉब्लम पड़ेगी, ये तरीके। तो इस तरीके से कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स कैन बी यूज्ड एज अ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टूल। ठीक है, आप देख सकते हो कि जी इस वजह से क्या मसला आ रहा है, कि इस वजह से इस मसला का हल किस तरीके से निकाला जा सकता है। आप मसला देखते हो और फिर हल निकालने के लिए उसके कॉजेज देख रहे होते हो कि जी इफेक्ट तो आ गया, इफेक्ट क्या है, एक खराबी हो गई है, आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया, दैट इज द इफेक्ट। वो डिफेक्ट किस वजह से आया, नॉर्मली फिर देखा जाता है मटेरियल का डिफेक्ट है, मेथड का है, मैन पावर का है, या मशीनरी का है। जब ये आइडेंटिफाई किया जाता है फिर मशीनरी के अंदर कि जी ये मशीनरी किस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक और टूल जो है जिसको हम क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं उसको कहते हैं परेटो चार्ट। परेटो चार्ट बहुत जगहों पे यूज होता है, नॉर्मली ये डिसीजन मेकिंग टूल होता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग टूल किस तरीके से होता है कि ये आपकी प्रायोरिटी सेट कर देता है कि जी किस चीज को सबसे पहले हल करना है, फिर दूसरे नंबर पे किसको हल करना है, तीसरे नंबर पे किसको हल करना है। ठीक है, अब आपके पास इसके अंदर क्या है, ये आपके पास डिफरेंट मसाइल हैं। किसी भी आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, लेट्स से यू ओन अ होटल, ठीक है, आप एक होटल चला रहे हो, आपके पास पिछले महीने आपके गेस्ट से आई है, क्या कह सकते हो कि आपके गेस्ट ने आपसे कंप्लेन किया है कि जी 20 गेस्ट ने आपसे कंप्लेन किया है कि जी हमें टाइम पे कमरा नहीं मिला, बाकी 10 ने कहा है कि जी हमसे बदतमीजी की गई है। ठीक है, बाकी 5 ने कहा है हमारा खाना नहीं पहुंचा। ठीक है, तो जो टोटल कंप्लेंट्स तो आपके पास सारी आई हैं, उन कंप्लेंट्स को जब आप परेटो चार्ट में वो करते हो, प्लॉट करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो ये है। ठीक है, इसको हल करने का सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है, फिर नंबर 2 प्रायोरिटी इसकी है, नंबर 3 प्रायोरिटी इसकी है। परेटो चार्ट बड़े इजीली प्लॉट हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली ये आपकी फ्रीक्वेंसी देख रहा होता है कि जी कितनी दफा आपके पास, लेट से कि जी 50 कंप्लेंट्स आई हैं टोटल। ठीक है, टोटल कंप्लेंट्स आर अबाउट 50, उसके अंदर से बैड बिहेवियर की कितनी आई हैं, ठीक है, टाइमली सर्विस की कितनी आई हैं,
इसी तरह आपके पास बिहेवियर, बैड बिहेवियर तो हो गया, टाइमली सर्विस हो गई, इसके बाद इनएडिक्वेट डिनर या डिनर प्रॉब्लम्स, आपने खाना नहीं पहुंचा सके, कितनी आई हैं? 50 में से जी 25 इसकी आई हैं, 15 इसकी आई हैं, 10 इसकी आई हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी, कितनी दफ़ा कोई प्रॉब्लम आई है उसकी फ्रीक्वेंसी को चार्ट कर देता है सीधा सीधा, और आपको बता देता है कि जी ये इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो ये वाली है और इसको हमने हल करना है। ठीक है, पेरेटो चार्ट बहुत सारे, सिर्फ इधर तो हम 3-4 उसमें देख रहे हैं ना, ABCDE 5-6 ही कैटेगरीज हैं। आपके पास जितनी कैटेगरीज हैं आप उसके अंदर पेरेटो चार्ट बना सकते हो। ऑल इट रिक्वायर्स कि जी आप जो है ना कैटेगरीज को डिफाइन कर दो कि जी किस तरह की कैटेगरी और उसका कितनी फ्रीक्वेंसी आई है, बात खत्म। उसके पेरेटो चार्ट से आपको पता चल जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या है। अगर उसको हल नहीं कर सकते तो सेकंड इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम कौन सी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है। फ्लो चार्ट्स भी एक ऐसी टूल है जिसको हम यूज कर सकते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि इट बेसिकली गिव्स यू अ विजुअलाइजेशन कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, फ्लो चार्ट आपकी ओवरऑल प्रोसेस के बारे में बताता है कि जी प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, प्रोसेस के अंदर जो एक्टिविटीज आप कर रहे होते हो वो इस तरीके से रेक्टेंगल से शो किया जाता है, और जहां आप डिसीजन ले रहे होते हो वो इस तरह से स्क्वायर, टिल्टेड स्क्वायर के उसमें दिखाया जाता है। ठीक है, ये आपका डिसीजन पॉइंट है, ये आपकी एक्टिविटी है कि जी आपका एक बैंक है, उसका जो न्यू अकाउंट एक्टिवेशन जो है, अकाउंट एक्टिवेशन, उसका क्या एक्टिविटी डायग्राम है या उसकी क्या फ्लो चार्ट है या उसकी क्या प्रोसेस डायग्राम है। आप पहली एक्टिविटी करते हो कि जी यू ग्रीट योर कस्टमर, फिर उसके बाद उससे पूछते हो कि जी किस तरीके का आपने अकाउंट खोलना है, तो ये डिसीजन पॉइंट है। आप उससे पूछ रहे हो टाइप ऑफ अकाउंट, अगर वो सेविंग्स है तो यहाँ जाएगा, अगर वो चेकर्स है तो वो इधर नीचे चला जाएगा, सेविंग्स है तो उसके बाद उसका इंफॉर्मेशन आईडी कार्ड लोगे और फिर उसका अकाउंट खोल दोगे। सेविंग्स है और चेकर्स, आईडी कार्ड लिया और उसका अकाउंट आपने एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, अगर चेकर्स है तो उसका आप सिक्योरिटी चेक करोगे और फिर सिक्योरिटी चेक करने के बाद उससे उसकी आईडी लोगे और फिर उसके बाद उसका अकाउंट एक्टिवेट कर दोगे। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि जी मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरे कौन कौन से डिसीजन पॉइंट्स हैं, मेरे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मैं ज़्यादा अपनी जिनको मैं एक जगह पे कर सकता हूँ या जिनको मैं हटा सकता हूँ प्रॉब्लम को। आप इसके अंदर देखें आईडी वाला जो प्रोसेस है, अगर आप इसके लिए 2 लोग इस्तेमाल करो तो बेहतर ये नहीं है कि सिक्योरिटी चेक करके आप इसको वापस इस पे डाल दो। तो इससे पता चल जाता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, किस किस तरीके से यूज हो रहे हैं और किस किस तरीके से हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी के जी सिक्योरिटी चेक है, तो अगर आप चाहते हो कि सिक्योरिटी चेक नहीं करना चाहते तो आप इसको ख़त्म करके अपने प्रोसेस को रीडिज़ाइन कर दोगे। इट इज़ सिक्योरिटी, यू आर गोइंग टू ओपन एन अकाउंट, और ये जो डिसीजन पॉइंट है इसको ख़त्म कर दिया और सेविंग्स एंड चेकर्स का डायरेक्ट एक ही प्रोसेस बन जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका प्रोसेस किस तरह से है, उस प्रोसेस के ऊपर आप क्या वो करना चाहते हो, किस टाइप का एनालिसिस करना चाहते हो। मगर इसका जो बेसिक टेंडेंसी यही है कि जी एक्टिविटीज़ जो है वो इस तरीके से शो होती हैं रेक्टेंगल से, डिसीजन पॉइंट्स इस तरीके से शो होते हैं, और ये जो लाइंस होती हैं ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिसीजंस के दरमियान में रिलेशनशिप शो कर रही होती हैं। हिस्टोग्राम्स बेसिकली शो करते हैं कि आपके पास किन किन वैल्यूज़ या कौन कौन सी वैल्यूज हैं और वो कितनी दफा, जिस तरह फ्रीक्वेंसी और व्हाट आर द वैल्यूज एंड व्हाट आर देयर रेंजेस। ठीक है, कि जी
लेट्स से कि जी आपका एक प्रोसेस है, उसके अंदर आपने 15 इंच का एक डंडा बनाना, वही प्रोसेस पुराना, ठीक है। 15 इंच का आपने एक लंबा सा लोहे का डंडा बनाना है, ठीक है। अब उसमें से 15 इंच के मैक्सिमम नंबर उनका ये था, 15 से कम कितने थे, 14 पॉइंट। ओवरऑल उसकी टॉलरेंसेस तो ये है ना कि जी ±1, तो वो 14 का भी हो सकता है, 16 का भी हो सकता है, मगर 15 इज दी डिजायर्ड नंबर। तो जी कितनी फ्रीक्वेंसी थी जो 14.9 की थी, इतनी फ्रीक्वेंसी थी 14.8 की, इतनी 14.7 की थी, और इतनी 14.6 की थी, ठीक है। इसी तरह से ये 15 की थी, इतनी फ्रीक्वेंसी 15 की थी, 15.1, 15.2 की इतनी फ्रीक्वेंसी थी, 15.3 एंड 15.4। तो ये आपको क्या बता रहा है कि जी जितने मैंने अगर 100 डंडे बनाए थे तो मैक्सिमम नंबर जो थे वो इस रेंज में आए, बाकी जो थे वो इस रेंज में आए, और बाकी जितने भी थे वो इन डिफरेंट रेंजेस के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए थे, ठीक है। इससे आपको आइडिया पता चल जाता है कि जी प्रोसेस का मीन क्या है, प्रोसेस की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि जो मेरा प्रोसेस, जो ये प्रोसेस है जिससे मैं 15 इंच के डंडे बना रहा हूं, इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो फिर आपको इस प्रोसेस का मीन भी पता चल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता चल जाएगी, क्योंकि देन यू कैन अप्रोक्सीमेट इट थ्रू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर आपके पास और एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई कि अब अगर मैं बनाऊंगा इस प्रोसेस से, इस प्रोसेस की कैपेबिलिटी क्या है, इसकी मीन वैल्यू 15 है, मगर यू कैन एक्सपेक्ट अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस मच, जो इससे कैलकुलेट करके निकालेंगे, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 15 बनेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सारी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन होती है वो फिर हम इससे निकाल लेते हैं। तो हिस्टोग्राम्स जो हैं वो बेसिकली ये बताते हैं कि टोटल काम में से कितना काम इस रेंज में हुआ, इतना काम इस रेंज में हुआ, इतना काम इस रेंज में हुआ। तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन बता देते हैं काम की कि जी ओवरऑल आपका काम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। फिर अगर आप उसको प्लॉट करोगे और उससे अगर अप्रोक्सीमेशंस निकाल लोगे तो फिर हमारे पास और एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाती है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशंस भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके केस के अंदर। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है? स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल जो होता है वो बेसिकली एक डायग्राम होती है या कंट्रोल चार्ट होता है। जो सारे की सारी इस डायग्राम को हमने बनाना है, ये एक प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, और हम देखेंगे 6S के अंदर कि किस तरह बनाया जाता है, ठीक है। बेसिक इसका टेनेंट ये होता है कि जी जो आप टारगेट वैल्यू लेना चाह रहे हो, ठीक है, आपने 15 इंच का डंडा बनाना है, 16 का भी हो सकता है, 14 का भी हो सकता है। दीज आर दी डिजाइन स्पेसिफिकेशन। आप चाहते हो कि मैं 15 का ही बनाऊं, और आपने अपने प्रोसेस को कंट्रोल करना है कि अगर वो 15 से या 14 से और नीचे चले जाए या 16 से आगे चला जाए तो किस वजह से, अगर ये ऊपर या नीचे जाए तो इस प्रोसेस को आपने स्टॉप करना है, ठीक है। तो एसपीसी जो है वो बेसिकली आपको एक सिग्नल देता है कि अब आपका प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, इसको रोको या इसको सही करो, ठीक है। बेसिकली आपको यही इंफॉर्मेशन देता है। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल आपको सिर्फ एक सिग्नल देता है कि जी आपका प्रोसेस इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल इट, आइदर स्टॉप इट और कंट्रोल इट। किस तरीके से देता है? आप उसका एक कंट्रोल चार्ट बना देते हो विद एन अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट्स, और आप प्रोसेस की जो आउटपुट होती है कि जी उसको फौरन, अगर 15 इंच का डंडा बना है तो उसको फौरन आपने मेजर किया, उसको आपने प्लॉट कर दिया, फिर से उसको मेजर किया, अगली जो चीज निकली उसको फिर से मेजर किया, उसको प्लॉट कर दिया, उससे अगली चीज निकली उसको मेजर किया, प्लॉट किया, और इस तरह का आपके पास एक प्लॉट आ जाता है। और जैसे ही ये प्लॉट जाना शुरू हो जाता है कंट्रोल लिमिट से बाहर, या इसके अंदर कोई ऐसे पैटर्न्स नजर आना शुरू हो जाते हैं जो हम देखेंगे बाद में पढ़ेंगे, वो पैटर्न्स नजर आना शुरू हो जाएं या ये जो प्लॉट्स बाहर चले जाएं, तो आप प्रोसेस को स्टॉप करते हो, उसको रीएडजस्ट करते हो, ठीक है। पेरेटो चार्ट्स हमने पहले देख लिए। फ्लो चार्ट की आपको एग्जांपल दे देते हैं कि जी ये सिंपल सा एक फ्लो चार्ट है जिसके अंदर आपने एमआरआई करानी है अपनी, ठीक है। एमआरआई करानी है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, आप
अगर बीमार हो तो आप जाते हो हॉस्पिटल के अंदर एमआरआई कराने, उसकी एक्टिविटी किस तरह से हो सकती है कि जी पहली एक्टिविटी हमने स्टार्ट और एंड को हमने सर्कल से शो किया, जो स्टार्ट होता है और जो प्रोसेस का एंड होता है वो सर्कल से शो हो रहा है। पहली एक्टिविटी क्या है, फिजिशियन स्केड्यूल्स एमआरआई, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी क्या है, फिजिशियन पेशेंट टेकन टू दी एमआरआई। तीसरी एक्टिविटी पेशेंट साइंस इन। चौथी आपके पास पेशेंट इज प्रेप्ड। पांचवी आपके पास टेक्नीशियन कैरीज आउट एमआरआई। छठी टेक्नीशियन इंस्पेक्ट्स द फिल्म, इफ सेटिस्फैक्टरी ओके, इफ नॉट सेटिस्फैक्टरी रिपीट इट। अब इससे क्या पता चल रहा है, ये डिसीजन पॉइंट है। वो फिल्म को इंस्पेक्ट करता है, फिल्म अगर ठीक है, आगे परसेंटेज भी बता दिए कि 100 में से 80 फिल्म्स ठीक होती हैं, बाकी जो 20 होती हैं उनको फिर से करना पड़ता है। फिर से करना पड़ता है तो फिर टेक्नीशियन कैरीज आउट एमआरआई, फिर से वही काम करता है और टेक्नीशियन इंस्पेक्ट्स दी फिल्म, फिर इधर आ जाता। डिसीजन पॉइंट आगे 8वां पेशेंट टेकन बैक टू द रूम, और फिर उसके बाद पेशेंट एंड फिजिशियन डिस्कस, या एमआरआई रेड बाय अ रेडियोलॉजिस्ट, एमआरआई रिपोर्ट ट्रांसफर टू फिजिशियन। अगर एमआरआई की रिपोर्ट पढ़वानी है तो फिर इस तरीके से जाएंगे। अगर पेशेंट को डायरेक्टली आपने इधर से, ये तो आपका पेशेंट है, ये वापस जाएगा अपने कमरे में, और बाकी जो आपने इसके रिजल्ट पकड़ा रेडियोलॉजिस्ट से जो कराने हैं वो इस तरीके से एक्टिविटी से शो हो सकते हैं। अब आप देखें इसके अंदर एरोज भी दिखाए हुए हैं, इसके अंदर डिसीजन पॉइंट्स भी दिखाए हुए हैं, इसके अंदर डिफरेंट पाथ्स, ऑल्टरनेटिव पाथ्स भी दिखाए हुए हैं, और इसके अंदर परसेंटेजेस भी दिए हैं कि कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिससे हम प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या प्रोसेस की क्वालिटी बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। अब बास प्रोसेसेस होते हैं उनके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं होती, मगर बास प्रोसेसेस के अंदर क्वालिटी इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, या आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि हाँ यहाँ इस काम को हम हटा सकते हैं, इट इज़ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, तो फिर हम उससे निकाल देते हैं। Statistical process control uses statistics and control charts to tell when to take corrective action, drives process improvement. 4 key steps: you measure the process, when a change is identified, find an assignable cause. अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, अगर वो लिमिट से बाहर जा रहा है तो आप असाइनेबल कॉज फाइंड करें, एलिमिनेट और इनकॉर्पोरेट द कॉज एंड रीस्टार्ट द रिवाइज प्रोसेस। यही सारी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की समरी है। अगर आपके पास यहाँ बाहर जा रहा है तो आपने असाइनेबल कॉज सेलेक्ट करना है कि क्यों असाइनेबल, कोई क्या वजह है जिसकी वजह से बाहर जा रहा है, उस वजह को सही करके आपने फिर से प्रोसेस को चलाना है और फिर से कंट्रोल चार्ट्स को प्लॉट करते जाना है, ठीक है। ये आपके पास स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का चार्ट। इंस्पेक्शन, व्हाट इज inspection? I think this is the last topic of this lecture. Inspection is basically examination of items. Inspection involves examining items to see if an item is good or defective. ठीक है, as it is basically inspection is an examination of item. इसलिए एग्जाम करते हैं उनका कि वो सही हो या खराब है, ठीक है। Defects are defective product, detect a defective product, does not correct deficiencies in process or product, it is expensive. अब इंस्पेक्शन क्यों की जाती है कि आप की जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो डिफेक्ट है उसको फाइंड करने के लिए इंस्पेक्शन की जाती है। इंस्पेक्शन आपके प्रोसेस को सही नहीं करती, ठीक है। आपके प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की वजह से एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट क्रिएट होगी। उस डिफेक्टेड प्रोडक्ट को जब हम इंस्पेक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा हाँ ये खराब है या ये सही है, ठीक है। इंस्पेक्शन प्रोडक्ट पे की जाती है, हमें ये नहीं, प्रोसेस पे हम इंस्पेक्शन नहीं करते, ठीक है। और इंस्पेक्शन से सिर्फ यही पता चलता है कि क्या प्रोडक्ट सही है या गलत है, ठीक है। और इट इज एन एक्सपेंसिव टास्क।
आपको एक बंदा रखना पड़ता है, सारी चीज़ों को चेक करना पड़ता है। तो इंस्पेक्शन जो होती है इट्स नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। इंस्पेक्शन जो होती है वो इट इज़ एन एक्सपेंसिव टास्क। कभी कभी आप 100% इंस्पेक्शन करते ही नहीं हो, आप सैंपल ले लेते हो कि उस मशीन से जितनी चीज़ें बनी हैं 2 चीज़ें उठा ली और उसकी इंस्पेक्शन कर ली, ठीक है तो ठीक है, ख़राब है तो वो फिर आप इंस्पेक्शन से पकड़ नहीं सकते उसके अंदर। अब इंस्पेक्शन के कुछ इश्यूज होते हैं। व्हाट आर द इंस्पेक्शंस, व्हाट आर दोज इश्यूज के जी सबसे बड़ा जो इशू है कि व्हेन टू इंस्पेक्ट, कब इंस्पेक्ट करें, वेयर इन द प्रोसेस यू शुड इंस्पेक्ट, कब इंस्पेक्ट करें और प्रोसेस के अंदर कब उसको इंस्पेक्ट करें। देखते हैं व्हेन एंड वेयर टू इंस्पेक्ट एट सप्लायर्स प्लांट व्हाइल द सप्लायर इज प्रोड्यूसिंग। सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो आपका सप्लायर है जिससे आप रॉ मटेरियल ले रहे हो उधर ही इंस्पेक्ट कर दें जब वो अपनी चीज़ बना रहा हो। जब अपना रॉ मटेरियल या अपनी कोई भी प्रोडक्ट बना के आपको भेजे उससे पहले उधर ही इंस्पेक्ट कर लें। एट योर फैसिलिटी अपॉन रिसेप्शन ऑफ द गुड्स, दूसरी जगह जहां आप इंस्पेक्ट कर सकते हो आप उस इंटरेक्शन पे करते हो, आपके सप्लायर और आपका जो इंटरेक्शन है उस पे आप उसको इंस्पेक्ट करते हो। आपके सप्लायर ने कोई चीज़ भेजी, आप उसी जगह पे उसको इंस्पेक्ट करो कि सही है या ख़राब है। बिफोर कॉस्टली और इन एक्सपेंस और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। अब आपने रॉ मटेरियल ले लिया, आपने सबसे पहले अच्छी बात तो यह कि जो आपका सप्लायर है उधर ही जाके उसको इंस्पेक्ट करो, खराब चीज को भेजने ही ना दो उसको, ठीक है। अगर किसी तरीके से उसने भेज दी खराब चीज तो दूसरा पॉइंट है कि जो आपकी कंपनी और आपके सप्लायर का जो इंटरेक्शन पॉइंट है उस पे आप उसको इंस्पेक्ट करो। आपके सप्लायर ने चीज भेजी, आप उसको उधर ही बता दो ये खराब है, ये खराब है। आप खराब चीज को लो ही ना, अपनी कंपनी के अंदर या अपने प्रोसेस के अंदर डालो ही ना। अगर वो भी आ जाता है तो फिर अगला जो पॉइंट होता है वो उस जगह पे इंस्पेक्ट किया जाए जहां आप उस पर कोई कॉस्टली या इरिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हो, उस पर कोई ना कोई आप एनर्जी सर्व कर रहे हो, उस पर कोई ना कोई ह्यूमन रिसोर्स का टाइम लग रहा है, तो उस पॉइंट पे आप उसको इंस्पेक्ट करो उस काम को करने से पहले, कोई कॉस्टली या इरिवर्सिबल प्रोसेस करने से पहले। अगला जो स्टेप है ड्यूरिंग दी स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्शन। अब मैंने आपको बताया था ना वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स के बारे में, तो अब स्टेप बाय स्टेप है ना, पहले आपने ये काम किया, दूसरा ये काम किया। अब आपके पास इस पॉइंट के बाद वर्क इन प्रोग्रेस की आप इंस्पेक्शन करोगे तो क्या होगा, इधर से आपको पता चल जाएगा 80% ठीक है, 20% खराब है, तो वो 20% इधर घुसने ही नहीं दो, आप 80% को डायरेक्ट इधर सही जो है उनको भेज दो, बाकियों को स्क्रैप कर दो या रीवर्क करो। तो हर स्टेप के बाद फिर इंस्पेक्ट करें, हर स्टेप जहां आप कोई उस पर कॉस्टली या इरिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हो। व्हेन प्रोड्यूसिंग और सर्विस इज कंप्लीट, व्हेन प्रोडक्शन और सर्विस। अब अगला जो स्टेप है कि जब आपने चीज बना ली है फिनिश प्रोडक्ट, उस पे इंस्पेक्ट कर दें, ठीक है। उससे अगला जो पॉइंट है कि जी बिफोर डिलीवरी टू योर कस्टमर, कस्टमर तक चीज पहुंचाने से पहले आप उसको इधर इंस्पेक्ट करें, कस्टमर तक खराब चीज ना पहुंचाने दें। और आखिरी जो आपके पास पॉइंट जिस पे आप अपनी इंस्पेक्शन कर सकते हो कि जी कस्टमर जब खरीद रहा हो, सुपरमार्केट में खरीद रहा हो, तो खरीदने से पहले उसकी इंस्पेक्ट करें कि जी ये सही है कि नहीं। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जहां आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, ठीक है, जहां जहां इट इज पॉसिबल। अब जितना जितना आगे लाते रहोगे उतना उतना कॉस्टली होगा। सबसे आसान या सबसे कम कीमत हल यही है कि जी आप सप्लायर के प्लांट पे जाके हल इंस्पेक्ट करो और सही चीजें लेके आओ। अगर कोई खराब चीजें आ जाती हैं तो फिर सब दूसरा जो पॉइंट है वो ये वाला है। अब ये इंक्रीजिंग कॉस्ट, जितना आगे आगे लाते जाओगे तो इनकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करें सबसे पहले ही चीज को, खराब चीज को एट द फर्स्ट मोमेंट उसको निकाल दें, वरना तो फिर आप अपना पैसा और अपनी एनर्जी उस खराब चीज पे और लगाएंगे और आपका ही पैसा फिर जाया होगा, क्योंकि खराब चीज तो आखिर में खराब स्क्रैप में निकल जानी है या कस्टमर ने वापस कर देनी है। तो बेहतर यही है कि जी इंस्पेक्शन आप शुरू से कोशिश करें कि सही चीज आप अपनी प्रोसेस के अंदर डालें और प्रोसेस के दौरान सही चीजों को ही आगे लेके जाएं और खराब चीजों को निकालते जाएं प्रोसेस से, वरना तो आपका पैसा, आपकी एनर्जी चीज के अंदर लगेगी और आप यू विल लूज फ्रॉम इट, ठीक है। इंस्पेक्शन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम है कि जी वर्कर्स
जिस तरह से मैंने आपको बताया ना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। आप 100% इंस्पेक्शन करोगे, 100% क्या है कि एक मशीन ने अगर 1000 चीज़ें बनाई हैं तो उन सारी 1000 की 1000 चीज़ों की इंस्पेक्शन करें, ठीक है। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। कभी कभी हम इंस्पेक्शन को कंप्यूटर्स के थ्रू भी करते हैं, मगर नॉर्मली ह्यूमन रिसोर्सेज यूज़ होते हैं इंस्पेक्ट करने के लिए, और 100% इंस्पेक्शन हो भी नहीं सकती, इट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर हम क्या करते हैं, हम इंस्पेक्शन की एक पॉलिसी बनाते हैं कि जी हम 2% इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। 2% इंस्पेक्शन क्या होगी कि जी 2% इंस्पेक्शन करेंगे कि जी अगर उस मशीन ने 100 चीज़ें बनाई हैं तो उन 100 चीज़ों में से 2 चीज़ें निकालेंगे और उन 2 चीज़ों को हम इंस्पेक्ट करेंगे। तो जाहिर बात है, चीज़ों को इंस्पेक्ट करना, जितनी ज़्यादा चीज़ें इंस्पेक्ट कराएंगे उतनी ज़्यादा वर्कर फटीग होगी। मेजरमेंट एरर भी हो सकते हैं कि जी मेजर प्रोडक्ट को निकाल के उसको मेजर करने में कोई ना कोई गलती हो जाए, तो वो भी हो सकती हैं। और प्रोसेस वेरिएबिलिटी की वजह से भी आपके इंस्पेक्शन के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि प्रोसेस वेरी कर रहा है, जिसकी वजह से आउटपुट सही निकल नहीं रही और वर्कर फटीग हुई हुई है, मेजरमेंट एरर्स भी हो रहे हों। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें होती हैं ये इंस्पेक्शन पे इन्फ्लुएंस करती हैं। सोर्स इंस्पेक्शन क्या की जाती है, इसको सोर्स इंस्पेक्शन इज बेसिकली अ सब कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन कि जी जैसे हमने इन स्टेप्स के अंदर पढ़ा था ना कि जी आप सोर्स से या सप्लायर के ही से ही इंस्पेक्शन करें। तो सोर्स इंस्पेक्शन का भी यही मतलब होता है कि कस्टमर, आप अगर एक चीज़ दे रहे हो कस्टमर को, तो देने से पहले उसको चेक करें, तो इसको कहते हैं सोर्स इंस्पेक्शन। नॉर्मली सोर्स इंस्पेक्शन इज द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज योर कस्टमर। सोर्स इंस्पेक्शन वो होती है कि जी जो आपकी कंपनी के अंदर हो रही है और जो उसके बाद जो कस्टमर है उसको देने से पहले जो यहाँ की जाती है, कस्टमर से पहले वो सारी सोर्स इंस्पेक्शन होती है। कोशिश ये की जाती है कि कस्टमर को आखिरी जो चीज़ दी जा रही है दैट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, ऑफ द डिज़ायर्ड क्वालिटी, और उसमें कोई अनडिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो जो कस्टमर को पसंद नहीं है। सोर्स का इंस्पेक्शन के लिए एक कुछ डिवाइसेस यूज़ होती हैं जिनको पोका योका कहा जाता है। पोका योका बेसिकली वो डिवाइसेस होती हैं जो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए की जाती है। अब आपके पास मैकडॉनल्ड्स में आपने देखा होगा जो फ्राइज होते हैं वो एक खास किस्म के चमचे से डालते हैं, उस चमचे को हम कह सकते हैं इट्स अ पोका योका डिवाइस। बेसिकली वो चमचा इंश्योर करता है कि हर फ्राइज का जो आप फ्राइज फिल करोगे उनके अंदर एक खास क्वांटिटी आए, ठीक है। तो सोर्स इंस्पेक्शन ये होती है जो आपका कस्टमर है और जो आपकी प्रोडक्ट है, वो जो इंटरेक्शन पॉइंट है उस जगह पे जो वो की जाती है इंस्पेक्शन, उसको सोर्स इंस्पेक्शन कहा जाता है। और नॉर्मली सोर्स इंस्पेक्शन के लिए कुछ डिवाइसेस यूज़ होती हैं जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि जी आप ऐसी डिवाइसेस यूज़ करें जो इंश्योर करें कि क्वालिटी प्रोडक्ट या प्रॉपर जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर प्रोडक्ट हैं वो कस्टमर तक पहुँचे। इन डिवाइसेस को पोका योका कहा जाता है और ये यूज़ की जाती हैं सोर्स इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी कि जी आज हमने क्या पढ़ा, आज सारे लेक्चर के अंदर हमने आज क्या डिस्कस किया। अब तक हम टोटल इस चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस कर चुके हैं। हमने देख लिया कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किन किन तरीकों से हो सकती है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, सिक्स सिग्मा, हमने तगुशी कॉन्सेप्ट देखा, जस्ट इन टाइम देखा, TQM पढ़ी। TQM के अंदर हमने कुछ टूल्स भी पढ़े जिसके अंदर चेक शीट्स हैं, स्कैटर प्लॉट्स हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, हिस्टोग्राम, फ्लो चार्ट्स। और हमने ये भी देखा कि जी इंस्पेक्शन किस जगह पे करनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिन पे हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और सोर्स इंस्पेक्शन क्या होती है। दिस वाज द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट वी डिस्कस्ड टुडे। अब हमारे पास इस चैप्टर में थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं जो हम अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे एंड होपफुली फिर हम 6S को स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो थोड़े बहुत से एक दो कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं इस चैप्टर के, बाकी सारे कवर हो गए हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज डॉक्टर फहद अमजद। अल्लाह हाफिज।